नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आई होप आप सब अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति निभा रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी तरह के केमिकल टेस्ट होते हैं उनके सारे कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो आज हमारा टारगेट रहेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पढ़ना। इनसे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे और इनसे जुड़े हुए हर तरह के संभव जो सवाल हैं उन सवालों को भी करेंगे। तो इस टेस्ट में बेसिकली हम लोग क्या क्या सीखेंगे उन चीज़ों पर गौर करते हैं थोड़ा हम लोग। इस टेस्ट में हम लोग सीखेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, उसका क्या मैकेनिज़्म होता है। उसी तरह से हम लोग समझेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज़्म होता है। हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट का नाम सुने हैं, लेकिन कभी भी क्लोरोफॉर्म टेस्ट या फिर ब्रोमोफॉर्म टेस्ट का नाम यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों है। साथ ही साथ हम लोग आगे देखेंगे कि जो अल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास हैं, जिनके पास अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट जनरली देते हैं। लेकिन क्या वैसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा मिथाइल है लेकिन फिर भी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर इसका उल्टा कह दें कि ऐसे कीटोन्स और अल्डिहाइड्स जिनमें अल्फ़ा मिथाइल तो है लेकिन फिर भी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे हों, क्या ऐसे भी कंपाउंड्स हैं? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस आयोडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स दिए हैं तो अगर उन्हें हमको डिस्टिंग्विश करना हो तो किस तरह से आयोडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करके उन्हें हम लोग अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। अगर वो दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं, क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे। उसी तरह से दोस्तों लास्टली हम लोग सीखेंगे बहुत तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि हैलोफॉर्म क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। तो बेसिकली हैलोफॉर्म CH X3 को कहा जाता है, जहाँ पे X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। ये सारे हमारे हैलोजेंस हैं और इसलिए इनका नाम हैलोफॉर्म रखा गया है। अगर हम X के जगह पे F रख देते हैं तो CHF3 बन जाएगा फार्मूला, जिसे हम लोग फ्लोरोफॉर्म कहेंगे। उसी तरह से अगर Cl रखते हैं तो CHCl3 बन जाएगा, जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। Br रख देंगे तो CHBr3 बन जाएगा, तो ये हमारा ब्रोमोफॉर्म कहलाया। और लास्टली हमारे पास CHI3 है, जिसे हम लोग आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये तीनों हमारे कलरलेस होते हैं। फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये हमारे कलरलेस होते हैं और ख़तरनाक भी ये होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं कि बेहोशी के लिए किया जाता है। आयोडोफॉर्म हमारा एक कलरफुल सब्सटेंस है। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है और इसमें एंटीसेप्टिक स्मेल आती है, एंटीसेप्टिक स्मेल हमें देखने को मिलती है। और चूँकि इसका कलर हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग टेस्ट में कर सकते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल टेस्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पहली बात कलर नहीं है। कोई टेस्ट हुई या नहीं हुई, मतलब कोई चीज़ रिएक्शन हुई या नहीं हुई, तभी हमें पता चलेगा जब उसमें किसी तरह का चेंजेज हो, जैसे कलर चेंजेज हो, हीट चेंजेज हो या किसी अन्य तरह का ऐसा चेंजेज हो जो हमें विजिबल हो। तब हम लोग कहते हैं कि हाँ, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से रिएक्शन कर रही है और वो चीज़ बन रही है, तभी इस तरह का कलर प्रोड्यूस हो रहा है। चूँकि इनमें कलर प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, ये कलरलेस हैं वास्तव में, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग टेस्ट में नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप सुनते होंगे कि फ्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं होती है, ना ही क्लोरोफॉर्म टेस्ट होती है, ना ही ब्रोमोफॉर्म टेस्ट होती है। डायरेक्टली हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एंटीसेप्टिक स्मेल होती है उसकी, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, किसी केमिकल रिएक्शन में आयोडोफॉर्म बना होगा, तभी इस तरह का प्रेसिपिटेट देखने को मिला। किस तरह से आयोडोफॉर्म बनता है, किस तरह के केमिकल रिएक्शन में बनेगा नहीं बनेगा, उन चीज़ों को आगे देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि हैलोफॉर्म हमारा CHX3 होता है, और हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही आयोडोफॉर्म है जिसकी वजह से हमें एक डिस्टिंग्विशिव टेस्ट देखने को मिलता है, मतलब एक डिस्टिंग्विशिव कलर देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि हाँ, आयोडोफॉर्म किसी रिएक्शन में बनी होगी। लेकिन इन सब बने तो होंगे, लेकिन हमें पता नहीं चला होगा, क्योंकि इनका कलर होता ही नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि वे सारे कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप या फिर CHOH CH3 ग्रुप ये अगर मौजूद हो, तो वो हैलोजन और एक किसी बेस से रिएक्ट करने पर हमें हैलोफॉर्म देते हैं, और इसलिए इसका नाम हैलोफॉर्म रिएक्शन रखा गया है। अगर इस X2 के जगह पे अगर हम Br2 रखते हैं तो यहाँ हमें ब्रोमोफॉर्म देखने को मिलेगा। अगर Cl2 लेते हैं तो यहाँ क्लोरोफॉर्म देखने को मिलेगा, और यहाँ आयोडीन लेते हैं अगर
X2 के जगह पे तो हमें आयोडोफॉर्म देखने को मिलेगा। क्योंकि ये दोनों ही केसेस में हमें कोई कलरफुल लिक्विड या फिर कलरफुल सब्सटेंस नहीं मिलता, इसलिए इसका इस्तेमाल टेस्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो जनरली ये रिएक्शंस तो देंगे बट इनका टेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आयोडोफॉर्म का ही हम लोग टेस्ट देखते हैं, जिसे हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब हमें देखना है कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म छिपा है इसके पीछे। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों कि इसके साथ में हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें सोडियम का एक सॉल्ट मिल रहा है, एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है, साथ में हमें सोडियम हाइलाइड भी मिल रहा है, साथ में हमें वाटर भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़रूरी यहाँ पे देखें कि जो हम लोग हैलोजन और एक बेस इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रेशियो 3:4 के रूप में जनरल रहता है। मतलब आपको लार्ज अमाउंट में हैलोजन और एक बेस का खपत करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होने वाली है। बेसिकली अगर X2 और NaOH ना दिया रहे तो कभी कभी रिएक्शन में NaOX दिया रहेगा, जैसे कि NaOCl दिया रह सकता है, NaOBr दिया रह सकता है, या NaOI दिया रह सकता है। तो बेसिकली ये सारे जो कंपाउंड्स हैं हमारे, मतलब रिएजेंट्स हैं, वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शंस को शो करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इन्हीं दोनों से मिलके बने हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है वह एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं जिनमें अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप हो। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और जैसे इसके बगल वाले को अल्फ़ा पोजीशन कहते हैं। तो जिस भी हमारा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है, वो जनरली हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं। उनका अगर रिएक्शन हैलोजन और बेस से कर दें तो वो हमें हैलोफॉर्म देंगे। तो इसे ही हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। अब अगर इसमें आयोडीन इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने X2 की जगह पे, तो इसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे, या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था आयोडोफॉर्म टेस्ट में कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग कार्बनिक कंपाउंड्स को उसके प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। जिस भी कंपाउंड में COCH3 ग्रुप या फिर CHOH CH3 ग्रुप मौजूद हो तो इनका इस्तेमाल हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट के रूप में कर सकते हैं। मतलब वो कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बाकी कंपाउंड्स नहीं देंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि जिसका एंटीसेप्टिक स्मेल होता है, और वह येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ सेकेंडरी अल्कोहल्स भी हैं और प्राइमरी अल्कोहल्स भी हैं जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। किस तरह से देते हैं, क्यों देते हैं, उन चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे, और किस तरह कंपाउंड्स देते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, और किस तरह कंपाउंड हमें नहीं देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट उस चीज़ को भी देखेंगे। तो अभी हम लोग समझते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट किस तरह से प्रोसीड होती है, मतलब किस तरह का मैकेनिज्म इसके पीछे है, उस चीज़ को देखते हैं पहले हम लोग। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा मैकेनिज्म को सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड है RC≡CH3। यह एक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है। R के जगह पे H रहा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, R के जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप रहा तो ये कीटोन बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस एल्डिहाइड और कीटोन में COCH3 ग्रुप लगा हुआ है। यही आयोडोफॉर्म टेस्ट की मेन पहचान होती है कि उसमें अगर इस तरह का ग्रुप मौजूद है किसी भी स्टेज में तो वो हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। किस तरह से देगा उस चीज़ को हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास NaOH है। NaOH एक बेस होता है और बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो जहाँ भी एसिडिक प्रोटॉन इसे दिखेगा वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं CH3 में जो 3 हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है कि इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा। CH बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा कि CH काफ़ी वीकली लूजली हेल्ड होगा कार्बन के साथ में, जिस वजह से वो इजीली रिमूव किया जा सकता है CH3 से। तो ये बेस इस पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। चूँकि ये एसिडिक है, चूँकि इजीली रिमूवेबल है इसलिए ज़्यादा एसिडिक है, तो इस प्रोटॉन को आसानी से ये अटैक करके यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देगा और RC≡OCH2- बनाएगा। ये हमारा चूँकि डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है तो ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी स्टेबिलिटी को फिर से बरकरार रख सकता है। RCO- और डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिलेगा। इसे हम लोग इनोलेट के रूप में जानते हैं। इनोलेट मतलब यहाँ पे इन मतलब डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल मतलब यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है, और एट मतलब चूँकि नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक तरह का इनोलेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप होती है वही हमारा RDS होता है, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, चूँकि यही हमारा स्लो स्टेप होता है। ये सबसे पहले ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, और जो स्लो स्टेप होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वही रेट को डिटरमाइन करता है। क्योंकि सबसे पहले जो स्लो हो रही है वही रेट को डिटरमाइन करेगी। अगर कोई फास्ट रिएक्शन है तो वो बाद में हो रही है अगर, तो उससे तो हमें लेना देना है नहीं, क्योंकि शुरुआत में अगर
स्लो स्टेप नहीं होगी तो फिर फास्ट स्टेप की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जो रेट डिटरमाइन किया जाता है वो स्लो स्टेप से किया जाता है, क्योंकि स्लो स्टेप से ही फिर आगे फास्ट हमें स्टेप देखने को मिलते हैं। तो इस RDS में मतलब स्लो स्टेप में आप क्या क्या देख रहे हैं कि हमारे पास बेस है और हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है जो कि एल्डिहाइड कीटोन है, जिसमें अल्फ़ा हमें मिथाइल देखने को मिल रहा है। इसमें किसी तरह का हैलोजन का यानी कि Cl2 Br2 I2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए अगर रेट के बारे में पूछा जाए तो रेट Cl2 I2 Br2 पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, हमारा जो रिएक्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हम लोगों ने देखा कि बेस ने क्या किया, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हमारे रिएक्टेंट से। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन है, यहाँ पे अल्फ़ा जो मिथाइल है उस पर एसिडिक प्रोटॉन होने की वजह से ये बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे माइनस चार्ज आया। ये माइनस चार्ज फिर इसके साथ में कंजुगेशन में आया और एक स्टेबिलिटी को प्राप्त किया जो कि इन्युलेट बनाया। अब ये इन्युलेट अभी अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास I2 है जो कि नॉन पोलर है, लेकिन ये पोलरिटी डेवलप इसके अंदर आ जाएगी, मतलब ये पोलराइज्ड हो जाएगा क्योंकि इसके बगल में चार्ज पार्टिकल है। देख सकते हैं ये हमारा इनोलेट एक चार्ज पार्टिकल है। तो ये क्या करेगा, इस I2 को पोलराइज करेगा और इस पे पोलराइजेशन की वजह से डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। अब इसे भी अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना है तो वो माइनस फिर से फर्दर जो हमारा ये R, ये जो हमारा इनोलेट बना है RCO माइनस और डबल बॉन्ड CH2, ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि I2 जो कि नॉन पोलर था इसको पोलराइज करेगा और इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा ताकि अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करे। ये यहाँ टूटेगा और चूँकि इस पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से आएगा तो ये इस पर अटैक करेगा। तो ये पार्सल डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव था और इस तरह से ये टूट जाएगा। तो ये आपस में इस तरह का कंपाउंड बना लेंगे, RC11 CH2I बना लेगा और साथ में हमें I माइनस देखने को मिलेगा और सॉल्यूशन में जो Na+ यहाँ बच गया था उसके साथ रिएक्ट करके ये NaI बना देगा। तो ये दोनों आपस में स्टेबल हो गए और इस तरह से हमें RCO CH2I एक अलग कंपाउंड देखने को मिला। तो इस तरह से हमारे पास पहला स्टेप में एक NaOH खपत हो गया और एक हमारा I2 खपत हो गया और इस वजह से क्या हुआ कि एक हमारा एसिडिक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया आयोडीन में। तो ये इस तरह से चूँकि यहाँ पे 3 हमें एसिडिक प्रोटॉन देखने को मिल रहे हैं तो ये रिएक्शन 3 बार होगी और 3 NaOH और 3 NaI हमारा बाहर निकलेगा। 3 NaOH खपत हो गया और 3 NaI बाहर निकला। आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में जो पहला NaOH खपत हुआ तो इस तरह का इनोलेट बना, फिर I2 से फिर एक NaI बना और ये कंपाउंड मिला। फिर 2 इसमें एसिडिक प्रोटॉन और बचे हैं जो कि ये भी अभी भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ है तो ये फिर एसिडिक है। तो फिर NaOH इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर आयोडीन से रिएक्ट करेगा, फिर इस तरह का हमें डबल अबर हैलोजेनेटेड का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर इस तरह से एक और NaOH लगाएंगे, फिर एक और I2 इससे रिएक्शन करेगा तो हमें हमें ये तीसरा जो हमें कंपाउंड देखने को मिल रहा है जिसके हम लोग ट्राई हैलोजेनेटेड कर सकते हैं वो कंपाउंड देखने को मिलेगा। और इस तरह से हमें 3 NaI और 3 NaOH खपत होता दिखाई दे रहा है। 3 NaI बनता हुआ और 3 NaOH खपत होता दिखाई दे रहा है। अब चौथा स्टेप क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास फाइनली ये कंपाउंड बना है RC11O CI3 और हमारे पास अभी भी बेस मौजूद है और चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पोलरिटी डेवलप हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो ये तुरंत इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ पे खुल जाएगा। तो कंपाउंड हमारे पास बनेगा RCO माइनस, इस पर OH आ गया है और यहाँ पे CI3 आ गया है। CI3 चूँकि CI3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसलिए क्या होगा कि ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस तरह से खुल जाएगा और इस तरह से हमारे पास RC11O OH और साथ में CI3 माइनस देखने को मिलेगा। और चूँकि ये अभी अनस्टेबल CI3 माइनस तो इसे एक प्रोटॉन की तलाश है तो यहाँ से इजीली चूँकि ये H+ रिमूवेबल है तो ये आसानी से इसको H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये CHI3 बना लेगा जिसे आइडोफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे RC11O माइनस बचेगा जो कि सॉल्यूशन में मौजूद सोडियम से साथ में रिएक्ट करके एक सोडियम सॉल्ट बना लेगा। तो फाइनली आपने इस तरह का रिएक्शन देखा कि किस तरह से रिएक्शंस हुआ। यहाँ तक आपने देखा था कि CI3 बना था वो एक बेस से रिएक्ट करके ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और यहाँ पे CI3 माइनस बाहर निकला जो कि फर्दर इस एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और CHI3 बना लिया और ये जो हमारा एसिड था
वो सोडियम के साथ में सोडियम सॉल्ट बना लिया। तो इस तरह से इस पूरे ओवरऑल मैकेनिज्म को आपने देखा कि 3 हमारे पास 4 NaOH खपत हुआ और 3 Na बना। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर COCH3 ना रहता तो इस तरह का हमें क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि किसी भी कंपाउंड में RC111OCH3 रहेगा, तभी ये CH3 जो है कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 में, और इसका फिर हमें एक सॉल्ट देखने को मिलेगा RC111ONA, और साथ में हमें NaI भी बनता दिखा देगा, और साथ में कुछ वाटर के भी मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि एक ऐसा अल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और इनकी जो मिथाइल कीटोन्स और अल्डिहाइड्स होते हैं जब उनका रिएक्शन हम लोग हैलोजन या फिर किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो हमें हेलो फॉर्म देखने को मिलता है, और साथ में हमें एक सोडियम का सॉल्ट देखने को मिलता है। हमें 3 उसके सोडियम सॉल्ट भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये पूरे रिएक्शंस को हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। अगर आयोडीन इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स के जगह पे तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह के कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा था कि स्लोवेस्ट स्टेप में, जिसे हम लोग RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें सिर्फ हमारा रिएक्टेंट आया था यानी कि RC111OCH3, और सबसे पहला जो स्टेप था NaOH जो रिएक्ट करता था इस प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट करता था। तो इस स्टेप में चूँकि ये स्लो स्टेप था तो स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है। तो इस स्टेप में हमारा सिर्फ रिएक्टेंट आ रहा था, हेलोजन का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसलिए अगर आप Cl2 लेकर के या Br2 लेकर के या आयोडीन लेकर के करते हैं इस रिएक्शन को, तो तीनों ही कंडीशन में जो रेट होगी R1 R2 R3 वो तीनों ही केसेस में आपको इक्वल देखने को मिलेगी। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से कितना मात्रा में आप रिएक्टेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अगर कोई दूसरे रिएजेंट हैं क्या जो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग एक हेलोजन लेते हैं और एक बेस लेते हैं। तो इन दोनों को लेंगे तो हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो बेसिकली अगर रिएक्शन में X2 और NaOH ना दिया रहे, अगर NaOX दिया रहे, तब पर भी हम लोग समझेंगे कि हाँ वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल करके NaOX बना लिए और हमें NaI और H2O देते हैं। उसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर लिखा हो तब पर भी हमारा हेलोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हम जानते हैं कि किसी बेस और हम लोग हेलोजन का इस्तेमाल करते हैं तब हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो बेस के रूप में COH2 ले लिया हम लोगों ने, और हेलोजन में क्लोरीन ले लिया, तो ये दोनों मिलकर CaCl2 बना लेंगे और वाटर देंगे। तो अगर CaCl2 लिखा रहे या फिर NaOX लिखा रहे तो ये दोनों भी, या फिर ये तीनों में से कोई भी अगर लिखा रहे तो ये तीनों हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्डिहाइड की बात करते हैं। तो अल्डिहाइड में सबसे छोटा अल्डिहाइड HC111OH है। क्या ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देने का क्राइटेरिया क्या था कि उसमें C111OCH3 ग्रुप रहना चाहिए। यहाँ पे तो वो ग्रुप नहीं है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फिर थोड़ा सा एक और अल्डिहाइड आगे बढ़ते हैं, CH3 C111OH। क्या ये देगा? यस, दे सकता है, क्योंकि ये ग्रुप देख सकते हैं मौजूद है यहाँ पे इस तरह का ग्रुप, इसलिए आयोडोफॉर्म देगा। तो ये हमारा एक अल्डिहाइड हुआ जिसे हम लोग एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। फॉर्मल्डिहाइड ऊपर वाले को कहते हैं। ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है आयोडोफॉर्म के साथ में, लेकिन वही एसिटल्डिहाइड की बात करें ये पॉजिटिव टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म के साथ में, क्योंकि इस तरह का ग्रुप उसमें मौजूद है। फिर उस तरह के रिएक्शन आगे प्रोसीड होता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर एक और आगे बढ़ जाए हम लोग, CH3 CH2 C111OH, जैसे प्रोपेनॉल्डिहाइड भी कह सकते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे C111OCH3 नहीं बल्कि C111OCH2 ग्रुप है। CH3 ग्रुप रहेगा तभी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, वरना नहीं देगा। फिर बाकी और भी कोई भी अल्डिहाइड आपको टेस्ट ये नहीं देंगे, सिर्फ एसिटिल्डिहाइड ही है जो रिएक्शन देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म के साथ में। अब हम लोग कीटोन्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला कीटोन हमारा शुरुआत होता है CH3 C111OCH3 के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि CH3 CO ये ग्रुप मौजूद है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन अगर और आगे बढ़ते हैं, CH3 C111OCH2 CH3, क्या ये देगा? यस, दे सकता है। इस तरफ से ये आराम से पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है, भले ही इस तरफ से पॉजिटिव टेस्ट ना दे, लेकिन इस तरफ से पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। इस तरह से और आगे फर्दर आप बहुत तरह के कीटोन्स ले लें, जैसे कि
आप मान लेते हैं CH3 C11O CH2 CH2 CH3, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा इस तरफ से। लेकिन अगर इस तरह का कंपाउंड ले लें CH3 CH2 C11O CH2 एंड CH3, तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं CO CH3 ग्रुप नहीं है बल्कि CO CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ध्यान रहे कि सबसे मेन क्राइटेरिया होती है CO CH3 ग्रुप लगा रहे तो वो पॉजिटिव टेस्ट देता है आइडोफॉर्म में। अब कुछ हम लोग अल्कोहल्स में देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देंगे आइडोफॉर्म के साथ में। तो हमारे पास पहले है 1 डिग्री अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल है। यह हमें पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है बल्कि नेगेटिव टेस्ट देता है। वो सारे अल्कोहल जिनमें RCHOH CH3 मतलब CHOH और CH3 ग्रुप ये मौजूद रहे तो वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं आइडोफॉर्म के साथ में। बाकी कोई भी ग्रुप में आपको अगर इस तरह का नहीं दिखता है कम्बिनेशन तो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो इस मिथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर इथेनॉल की बात करें तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि R के जगह पे यहाँ H हो जाएगा तो ये इथेनॉल बन जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से CH3 CH2OH ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि CHOH CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CHOH CH3 ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन अगर प्रोपेनॉल की बात करें जैसे कि CH3 CH2 CH2OH, क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH2OH और CH3 नहीं है बल्कि CH2 है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। उसी तरह से अगर कोई भी दूसरा अल्कोहल ले लें CH3 CH2 4 हो गया, फिर OH, ये भी हमें पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें CHOH CH3 ग्रुप ना होके CH2 ग्रुप देखने को मिल रहा है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाएंगे ये। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, अब 2 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं सबसे पहले CH3 CHOH CH3, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्रुप मौजूद है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर और तरह का ग्रुप ले लें जैसे CH3 CHOH CH2 CH2, तो इधर से ये CHOH CH3 ग्रुप दिख रहा है, मतलब इधर से पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। इधर से भले ही पॉजिटिव टेस्ट ना दे, लेकिन ये पूरा कंपाउंड ओवरऑल पॉजिटिव टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल में हम लोगों ने देखा कि इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो हमें पॉजिटिव टेस्ट देख रहे हैं। और 1 डिग्री अल्कोहल में हम लोगों ने देखा था सिर्फ इथेनॉल ही है जो क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। और अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही है जो हमें पॉजिटिव टेस्ट देखने को देता है। फिर हम लोगों ने कीटोन में देखा था कि मिथाइल कीटोन जितने भी हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और इसलिए इस टेस्ट को हम लोग मिथाइल अल्डिहाइड कीटोन टेस्ट भी कहते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल में हम लोगों ने देखा था कि कम से कम अल्फ़ा पोजीशन पे हमारा जो है मिथाइल ग्रुप रहना चाहिए, तो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। जिस भी सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फ़ा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है वो हमें पॉजिटिव टेस्ट देगा। और 1 डिग्री अल्कोहल में हमें इथेनॉल पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब सवाल उठता है कि ये क्यों टेस्ट दे रहे हैं? ये टेस्ट तो जनरली हम लोगों ने देखा था कि एल्डिहाइड कीटोन का था। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं NaOH या फिर X2 और NaOH जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आपने मान लिया कि 2 डिग्री अल्कोहल लिया, या फिर मान लेते हैं कि CH3 CH2OH आपने लिया, तो जब आप इसका रिएक्शन NaOH से कराएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अगर NaOH ले लिया आपने तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आपने देखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H बनेगा। आप देख सकते हैं कि CO CH3 ग्रुप फिर से आ गया, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। भले ही इसमें CO CH3 ग्रुप नहीं देखने को मिला था, लेकिन इसका जब NaOH के साथ रिएक्शन हुआ तो ये CO CH3 ग्रुप हमें दे रहा है, मतलब एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है जिसका अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। उसी तरह से अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें जैसे CH3 CHOH और CH3, अगर यहाँ भी इसी तरह का हम लोग ले लेते हैं रिएजेंट, तो ये क्या करेगा कि 2 डिग्री अल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बना देगा। तो आप देख सकते हैं CO CH3 ग्रुप मौजूद है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो बेसिकली हम लोग जो अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके वो कन्वर्ट हो जा रहा है एल्डिहाइड और कीटोन में, और इस वजह से वो फिर फाइनली क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है, लेकिन कुछ अल्कोहल हैं जो कि बाद में वो एल्डिहाइड कीटोन में ही कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इस वजह से वो पॉजिटिव टेस्ट हमें दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो एक बार हम लोग फिर से मैकेनिज्म पर गौर करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड कीटोन है जिसके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो बेस ने क्या किया, सबसे पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे एक इनवैलिड का फॉर्मेशन हुआ था, देखा हम लोगों ने, जो कि एक आयोडीन सिलेक्ट करके या फिर इस तरह का कंपाउंड बनाया था। और इसमें 2 हाइड्रोजन अभी भी मौजूद हैं जो कि फर्दर 2 NaOH से
और I2 से रिएक्शन करके ये कुछ इस तरह का ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना लेंगे, जो फर्दर बेस से रिएक्ट करके ये बेस जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और इस तरह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर OH जुड़ जाएगा, और चूँकि ये अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए फिर से वापस एक बॉन्ड बनाएगा और इस वजह से CI3- आयन बाहर निकलेगा, जो कि इस एसिड के प्रोटॉन को एब्सॉर्ब करके CHI3 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मैकेनिज्म को देखा था। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह कंपाउंड्स जो हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और कौन कौन से कंपाउंड नहीं देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को वही चीज़ देखना है। तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन कौन से नहीं देंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड आता है एसीटोन। आप देख सकते हैं COCH3 ग्रुप है, मतलब ये देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसीटोफिनॉल। यहाँ पर COCH3 ग्रुप दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट देगा, भले ही इधर से पॉजिटिव टेस्ट ना दे, लेकिन इस वाले साइड से वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। उसी तरह से अगर प्रोपियोफिनॉल में बात करें तो यहाँ पे COCH2 ग्रुप है, ना कि COCH3, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट ये नहीं देगा। अगर एसीटोफिनॉल की बात करें तो यहाँ COCH3 ग्रुप नहीं है, इसलिए ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देंगे और कौन से नेगेटिव टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CHOH CH2 ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप रहता तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता, क्योंकि CH2 ग्रुप है इसलिए पॉजिटिव टेस्ट ना कि नेगेटिव टेस्ट देगा। यहाँ पर देखें कि CHOH CH2 इधर भी, CH2 इधर भी, तो दोनों तरफ CH2 है, इसलिए यह नेगेटिव टेस्ट देगा। यहाँ पे देखते हैं CHOH CH3 ग्रुप यहाँ मौजूद है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो ये ग्रुप जिसमें भी मौजूद रहे अल्कोहल में तो वो हमें पॉजिटिव टेस्ट देता है। इथेनॉल था तो इथेनॉल हमारा क्या दे रहा था, पॉजिटिव टेस्ट, लेकिन मिथेनॉल हमारा पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा था आइडोफॉर्म के साथ में। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इथेनॉल और मेथेनॉल में किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करेंगे बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हम लोगों ने देखा था कि मिथेनॉल CH3OH का रिएक्शन आप अगर X2 यानी कि I2 या फिर NOH के साथ कराते हैं तो किसी तरह का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर इथेनॉल की बात करें CH3CH2OH तो ये I2 और NOH के साथ में रिएक्शन करके ये हमें ये ऑक्सीडाइज होकर के HC≡OH बनाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि COCH3 ग्रुप नहीं रहने से ये आगे फर्दर I2 और NOH से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। लेकिन ये इसका अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो ये इथेनॉल इसे रिएक्शन करके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3C≡OH, और आप देख सकते हैं कि COCH3 ग्रुप मौजूद है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। उसी तरह से आप आइडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करके फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड में अंतर कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला HC≡OH है। हमने देखा था कि COCH3 ग्रुप नहीं है तो इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी, तो ये I2 और NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर एसिटिल्डिहाइड की बात करें, मतलब CH3C≡O एंड H, तो यहाँ पे COCH3 ग्रुप मौजूद है तो ये रिएक्शन देगा और ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। इस वजह से दोनों में, इस तरह से हम लोग दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों आप बेंजोफिनॉल और एसिटोफिनॉल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारे पास ये एसिटोफिनॉल है, ये हमारे पास एसिटोफिनॉल है, और हमारे पास एक बेंजोफिनॉल है। दोनों में डिस्टिंक्शन करना हो तो हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट से आसानी से कर सकते हैं। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जबकि ये हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें COCH3 ग्रुप है। इसमें COCH3 ग्रुप नहीं रहने से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वो सारे कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है CH3 C≡O CH2 N≡O एंड यहाँ पे प्लस। यहाँ पे दो तरह के प्रोटॉन है, CH3 वाला प्रोटॉन और CH2 वाला प्रोटॉन। यह प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है इन कंपेरिजन टू CH3 वाला प्रोटॉन, क्योंकि इस प्रोटॉन को दो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिस वजह से यह प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया है बाहर निकलने के लिए, इसलिए इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जब आप I2 और NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो बेस है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बना देगा CH3 C≡O CI2 एंड N≡O और यहाँ पे प्लस। तो कहीं से भी आपको फिर फर्दर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से इसके पास COCH3 ग्रुप होते हुए भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें COCH3 ग्रुप है, लेकिन वो फिर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने देखा रीज़न, क्योंकि इससे भी ज़्यादा उसके पास एसिडिक प्रोटॉन मिल गया, जो बेस क्या किया, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और इस प्रोटॉन को छुआ भी नहीं। उसी तरह से दूसरा कंपाउंड हमारे पास है CH3 C≡O CH2 एंड C≡N। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यह भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक हो जाता है। तो जो NaOH इस्तेमाल करेंगे बेस हम लोग, वो इस प्रोटोन को अपसेट करेगा, ना कि इस प्रोटोन को अपसेट करेगा। इसलिए ये दोनों कंपाउंड हमारा आइडोफॉर्म नहीं देंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, बावजूद इसके कि इसके पास COCH3 ग्रुप मौजूद है, जो कि बेसिक क्राइटेरिया होता है आइडोफॉर्म टेस्ट देने का। अब हम लोग कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C++O CH2 C++O एंड CH3। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड क्या पॉजिटिव टेस्ट देगा आइडोफॉर्म के साथ में, तो यस, ये दे सकता है, क्योंकि ये COCH3 ग्रुप इसके पास है, दोनों तरफ है, तो ये दोनों तरफ से दे सकता है। लेकिन वास्तविकता में देखा गया है कि ये जो आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है वो बीच वाले एसिडिक प्रोटोन से करता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि लास्ट वाले प्रोटोन से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो, बीच वाले से भी हो, लेकिन फाइनली जब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तब मतलब हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। कैसे हो रहा है इस चीज़ को आप देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये दो अलग अलग स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये बीच वाला प्रोटोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर का हो गया। इस वजह से जो बेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेस इस प्रोटोन को अपसेट करेगा, ना कि बाहर वाले प्रोटोन को अपसेट करेगा। तो बीच वाले को अपसेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कंजुगेशन में फिर स्टेबल हो जाएगा, कुछ इस तरह का इनोलेट बना जाएगा। ये इनोलेट फिर फर्दर I2 से रिएक्शन करेगा, I2 को पोलराइज करेगा। हालांकि I2 हमारा नॉन पोलर है, फिर भी ये पोलराइज हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये फिर यहाँ आयोडीन यहाँ के अटैच हो जाएगा। फिर एक और हम लोग NaOH और I2 लेंगे, तो फर्दर एक और जो एसिडिक प्रोटोन है वो फिर फर्दर उसी तरह रिएक्शन करके I2 यहाँ बन जाएगा, और फिर एक बेस फिर इस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर CO पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है हमारे पास कार्बन पर, उस पर अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद फिर ये इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। चूँकि इसे स्टेबिलिटी अपनी फिर से प्राप्त करनी है, तो फिर से वो माइनस वाला चार्ज अपना वापस कार्बन को देगा, और CI2 माइनस बाहर हमें देखने को मिलेगा, जो फर्दर आयोडीन से रिएक्ट करके CI3 माइनस बनाएगा। और CI3 माइनस फिर जो हमारे पास एसिडिक प्रोटोन था उसको अपसेट करके एसिड का उसके साथ में CHI3 बना लेगा। तो फाइनली हम लोग ने देखा कि जो बीच वाला प्रोटोन था उसी से हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि किनारे वाले प्रोटोन से। किनारे वाले प्रोटोन तो एसिड के रूप में हमें सॉल्ट के रूप में देके चले जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारा जो COCH3 ग्रुप वाला प्रोटोन है वही हमारा क्लोरोफॉर्म बनाए। बीच वाले में भी जो प्रोटोन हो जो ज़्यादा एसिडिक हो वो भी हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करके पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं आइडोफॉर्म के साथ में। तो जस्ट लाइक इसी तरह से अगर आपके पास CH3 की जगह पे pH आ जाए, इधर भी pH आ जाए, तब पर भी आपको आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इसके पास COCH3 ग्रुप नहीं मौजूद होगा, फिर भी CH2 की वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट देने लगेगा। मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह का रिंग हो और यहाँ पे C++O CH2 C++O और फिर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ध्यान रहे, यहाँ पे CH2 की वजह से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। उसी तरह से अगर इसके जगह पे CH3 लगा दिया तो भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। लेकिन अगर ये CH2 ना रहे और दोनों इस तरह से अटैच रहे, मतलब कुछ इस तरह का कंपाउंड रहे, PH C++O और PH, तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। उसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है तो ये हमें पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 ग्रुप मौजूद है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट हमें दे देगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, हालांकि उनमें इस तरह का कम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है जिसका नाम है 135 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन। ये आपस में टाइटोमराइज होकर के इस तरह का साइक्लोहेक्सेन 135 ट्रायोन बनाते हैं। और चूँकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि CO दो ग्रुप हैं, बीच में CH2 ग्रुप है, तो ये फर्दर ये हमें पॉजिटिव टेस्ट देंगे। किस तरह से देंगे आपने ऊपर के मैग्नीशियम में देखा था, बीच वाला जो प्रोटोन है वही हमारा क्लोरोफॉर्म बनाता है या फिर आइडोफॉर्म बनाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव टेस्ट देने के लिए आइडोफॉर्म के साथ में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक क्राइटेरिया था आइडोफॉर्म टेस्ट देने का वह था कि किसी भी कंपाउंड में CH3 C++O ये वाला ग्रुप मौजूद रहे, मतलब अल्फ़ा मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड रहे, तो फिर हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देखने को मिलता था। हालांकि अगर हम इससे भी ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन ले लेते हैं तो वो फिर उस जगह से हमें फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देखने को मिलता है। कुछ कंपाउंड में हम लोगों ने देखा था कि COCH3 ग्रुप था भी, लेकिन वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि उस तरह का हमें हेलोफॉर्म फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल पा रहा था। फिर अल्कोहल की बात हम लोगों ने की थी कि अल्कोहल में CH3 CHOH ग्रुप मौजूद रहे, तो वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के फिर हमें क्या देता है, एक एल्डिहाइड या कीटोन देगा, जो फर्दर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अल्कोहल भी 2 डिग्री अल्कोहल में जो इस तरह का कंपाउंड रखते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल में जो इथेनॉल था वो भी हमें एक पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे कंसेप्ट, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जैसे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, क्यों इसे आइडोफॉर्म रिएक्शन को
हम लोग एक टेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं होता, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं होता, क्या मैकेनिज्म है हेलोफॉर्मेशन का, किस तरह कंपाउंड हेलोफॉर्म या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और किस तरह कंपाउंड नहीं देते हैं, और जिनमें CH3 C11 वो ग्रुप मौजूद होता है वो ही नहीं बल्कि दूसरे कंपाउंड भी हमें एलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे कि कुछ अल्कोहल्स भी हैं जो एडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जैसे कि 1 डिग्री में एथेनॉल था, 2 डिग्री में आपके पास जिनके पास अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप रहता था 2 डिग्री अल्कोहल में, वो भी हमारे एडोफॉर्म टेस्ट देते थे। उसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में हम लोगों ने देखा था कि COCH3 ग्रुप है लेकिन फिर भी वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे थे, उसके पीछे की वजह को भी देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे भी प्रोटॉन थे जो कि CH3 से ज़्यादा एसिडिक थे, तो वो फिर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे थे। फिर हम लोगों ने कुछ सारे क्वेश्चंस भी किए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।